हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी स्पेशल सीरीज को देखने वाले हैं। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन के हैं, ठीक है। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्पेशली सेलेक्ट किया गया है, जो कि इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, स्पेशली हिस्ट्री के लिए। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी टाइप के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। आपको याद रखना है, ये जो थे गुलाम वंश के प्रथम शासक थे, ठीक। ये जो थे एक तुर्क थे, ओके, ठीक है। ये एक टाइम में गुलाम भी हुआ करते थे, ठीक है। गुलाम हुआ करते थे जिनको बाहर से लाकर इंडिया में इनका राज अभिषेक करा दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर, ठीक है। आपको याद रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, ठीक है। तो ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए थे मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। अक्ता का मतलब होता है प्रांत, ठीक है। अक्ता का मतलब होता क्या है? प्रांत। अक्ता का मतलब होता है प्रांत, जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है तबकात ई नासिरी नाम के एक पुस्तक से, ठीक है, जिसे लिखा किसने है? मिनहाजुद्दीन, ठीक है, मिनहाज उद्दीन सिराज ने, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक पुस्तक जिसका नाम है तबकात ई नासिरी, ठीक है। इसमें इन्होंने बख्तियार खिलजी के बिहार के हमले का विवरण दिया गया है। ये पुस्तक जो है, जो लिखे हैं वो एक पर्शियन थे, ठीक है, पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो किसके द्वारा नालंदा जो बिहार था उसका विध्वंस किया गया था? तो ये था बख्तियार खिलजी। कौन थे ये? बख्तियार खिलजी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका जवाब होगा नासिरुद्दीन महमूद। किसे? नासिरुद्दीन महमूद को, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है, बिहार का। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? कौन सा? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ये होगा बलबन,
ठीक है। बलबन के जो राजत्व सिद्धांत थे उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला था कि सुल्तान जो था वो पद जो है ईश्वर का दिया गया पद है। किसका दिया गया पद है? ईश्वर का दिया गया पद है, ठीक है। और दूसरा है कि सुल्तान कैसा होगा? निरंकुश होगा। सुल्तान जो है पहला चीज किसके बराबर है? ईश्वर का दिया गया पद है। किसका दिया गया पद है? ईश्वर का। और सुल्तान कैसा होगा? निरंकुश भी होगा। ये था रक्त और लौह नीति में। अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो याद रखिएगा, जो अलाई दरवाजा था इसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? मिनट। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब कहते रखना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका निकट निर्माण कहाँ करवाया गया है? कुतुब मीनार के नज़दीक। कुतुब मीनार के नज़दीक करवाया गया इसका निर्माण, जो कि लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा किया गया है इसका निर्माण? लाल पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया इसका निर्माण करने में। बात की जब कब बनकर तैयार हुआ था? ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो ये थे फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक थे जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने जो बेरोजगार थे उनको उनके योग्यता के हिसाब से अलग अलग दफ्तर खोलकर उन्हें नौकरियां देने का प्रयास किया था, जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके। अगला है फ्रांसीसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय टू के टाइम में। कब आए थे? देवराय टू के टाइम में, जिन्हें कार्यकाल माना जाता है 1422 से 1426 तक का माना जाता है देवराय टू का। जो फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है सदाइन व मज्म उल बहरीन। इसमें इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया है देवराय टू के शासनकाल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद भारत में जो राज्य का स्थापना हुए थे उसका नाम था सैयद वंश। कौन सा वंश था? सैयद वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो जो विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था कुली कुतुब शाह के विरुद्ध। इसके विरुद्ध? कुली कुतुब शाह के विरुद्ध, ठीक है। अब क्या देखना है? आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये थे भू राजस्व, ठीक है। देखिए, जो इसकी भू राजस्व की व्यवस्था इसलिए खास थी क्योंकि इन्होंने उपज का 1/6 भाग भूमि कर के तौर पर वसूला करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो मिलता है हम्पी से, ठीक है। हम्पी अभी कहाँ पे है? कर्नाटक में। हम्पी के खंडर कहा जाता है इन्हें, हम्पी के खंडर।
वो कहाँ से है? विजयनगर काल से बना हुआ बिलोंग करता है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये था रक्षा विभाग। किससे बिलोंग करता था? रक्षा विभाग से। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन, ठीक है। इस इसके द्वारा स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1347 ईस्वी में, आपको याद रखना है। और इसने पहला राजधानी बनाया था गुलबर्ग को, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा था? अहसानाबाद, सॉरी, अहसानाबाद। ओके, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। अगला है सरंजामी प्रथा। किससे संबंधित थी? तो जो सरंजामी प्रथा थी, ये प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। किससे? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। जिसमें क्या किया जाता था कि जो भी मराठा जागीरदार होते थे उनको सरंजामी भूमि दी जाती थी निर्वहन के लिए, ठीक है। पेमेंट के तौर पर दे दी गई, उसी से अपना गुजारा चलाते थे। अगला है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके द्वारा ऐसा किया गया था। इन्होंने कुल उपज का 50% यानी कि लगभग आधा को अपना कर्ज, अपना भू राजस्व के तौर पर देने के लिए निश्चित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, एक मिनट, सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक है, मैं बता दूं, दोबारा से डिक्लेयर कर दूं अच्छे से कि देखिए, जो इसमें है था ना, वो ज़मीन में फसल की नपाई का आधा था, ठीक है। मतलब कि जितना भी नापी होगा उसके हिसाब से जितना उपज होने वाला है उसका आधा ही डिमांड किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। आगे बढ़ते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये शुरू हुआ था 12वीं शताब्दी से। आपको याद रखना है कि भारत में तो कागज का आविष्कार हुआ नहीं था, इसका आविष्कार हुआ था चीन में, ठीक है, सबसे पहले। और भारत में जो शुरू हुआ था 12वीं शताब्दी शुरू किया गया है। एक आशुतोष संग्रहालय है कलकत्ता में, वहाँ 1105 का बना हुआ एक पेपर रखा गया है जो कि भारत का अब तक का सबसे प्राचीनतम पेपर माना जाता है। अगला है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद रखना, तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मुगल साम्राज्य के बारे में तो फारसी में है, वो किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये होगा हाजी बेगम। किसने? हाजी बेगम ने, ठीक है। हाजी बेगम जो थी अपने पति हुमायूं के लिए, किसके लिए? हुमायूं के लिए, सॉरी, हुमायूं के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाती है, ठीक है, जिसका नाम था दीन पनाह। का निर्माण कब हुआ? 1564 ईस्वी में।
ठीक है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, सफ़ेद संगमरमर से, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी, तो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम था हकीम खान। क्या नाम था? हकीम खान, ठीक है। आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खान के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? देखिए, जब बात की जाएगी गठन का तो ये होगा अकबर, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? तो वो होगा जहांगीर, ठीक है। इस टाइम को माना जाता है 1599 का। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में बटाई का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल के टाइम में बटाई का जो अर्थ होता था वो होता था लगान निर्धारण का तरीका था एक, कि उसके हिसाब से डिमांड किया जाता था, इतना कि लगान लगेगा, उसी को बटाई कहा जाता था। अगला है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो जो दशावंत और वसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे, ठीक है, उन्हीं के दरबारी थे। बढ़ते हैं। अगला है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने चरम बिंदु पर थी? तो ये थी जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में कहा जाता है कि मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पर थी, एकदम शिखर पर थी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो शैली थी, मुगल शैली, वो अपने एकदम पीक पर पहुंच गई थी, ठीक है। इसका उल्लेख इन्होंने किस जगह पर किया है? तुजुक ए जहांगीरी, इनका एक आत्मकथा का किताब है, उसमें इस चीज़ को लिखा गया है, ठीक है। कहाँ लिखा गया इस बारे में? तुजुक ए जहांगीरी में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये प्रणाली उपज थी अकबर की, ठीक है। ये क्या थी जाब्ती प्रणाली? ये भू राजस्व का निर्धारण का तरीका था। किसका तरीका था? भू राजस्व का तरीका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये थे सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है, कि उन्होंने अकबर के समान ही कश्मीर में, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कार्य के लिए अच्छा खासा काम किया था, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पुस्तकों का संस्कृत से अनुवाद भी करवाया था। आगे बढ़ते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू करवाया गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। दो अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है। इसमें दो अस्पा का मतलब था मनसबदार जो होते थे अपने सवार के पद के दोगुने घोड़े रखते थे, ठीक है। और सिंह अस्पा का मतलब था मनसबदार जो थे अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये होगा A.L. श्रीवास्तव। किसने कहा ऐसा? A.L. श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है कि जो शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल था वो अपने स्वर्ण युग में था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब देखा जाएगा इतिहास को तो शाहजहां के शासन में काल में काफ़ी ज़्यादा मोन्यूमेंट का निर्माण किया गया, जैसे कि ताजमहल हो गया और आगरा का रेड फोर्ट हो गया, वगैरह का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहत्सिब था, इसका कहा जाता था, ये कहा जाता था लोक आचरण अधिकारी को। किसे कहा जाता था? लोक आचरण अधिकारी को। ठीक है। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट शासक कौन था? तो यह था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। तो ये मोहम्मद शाह जो थे, इन्होंने सॉरी ये जो थे ये आखिरी शासक थे जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। इसके बाद इससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। इसमें बैठने वाला आखिरी शासक था मोहम्मद शाह। इसके बाद जो नादिर शाह था वो भारत पर आक्रमण करता है 1739 में, और मयूर सिंहासन को अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक है, जिससे कोहिनूर का हीरा भी और तख्ते ताउस भी चला जाता है। ठीक है, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के कुल कितने प्रश्नों को देखा है? 33 प्रश्नों को। मध्यकालीन कुल 33 प्रश्न थे जो आप लोग पूरा देखे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको जितने प्रश्न आते थे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी आइडिया लगे हम कैसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करें आपके लिए। और हो सके तो अपना इंपॉर्टेंट ओपिनियन भी जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम भी उसी हिसाब से आपके लिए और भी क्वेश्चन इंप्रूव करके ले आ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप का और वीडियो के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।